हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12th की सोशलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। हमने क्लास 12th का बुक 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। बुक 2 के भी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, जो रूरल सोसाइटी में है वहाँ पे चेंज और डेवलपमेंट कैसे इमर्ज हुआ और वहाँ पे किस तरीके के प्रोसेसेस को हम डेवलपमेंट प्रोसेसेस या चेंज बोलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के या क्लास 11 12th सोशलॉजी प्लस यूपीएससी ऑप्शनल के लिए सोशलॉजी के रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। फर्स्ट इसमें बोल रहा है रूरल सोसाइटी का मतलब क्या है। रूरल सोसाइटी जैसे ही आप बात करोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रूरल सोसाइटी का मेन काम ही क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, वहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द पीपल किस में इंगेज होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज होते हैं। और ये एग्रीकल्चर उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, उनके लाइफ जीने का तरीका है। ठीक है, वे ऑफ लाइफ है उनका, कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, तो इन उनके तरीक़ों में, उनके लाइफ के जीने के तरीक़ों में किस तरीके से चेंज आया, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज आए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। जैसे एग्रीकल्चर एंड कल्चर, अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के साथ साथ भी क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी इमर्ज होने लगी जो लोग करने लगे। जैसे माइग्रेशन होने लगा, लोग क्या करने लगे, लेट टू चेंज इन ऑक्यूपेशन। लोग जब एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होने लगे तो उनके ऑक्यूपेशन में बदलाव आने लगा। वो लोग एग्रीकल्चर से क्या करने लगे, लेबर वर्क करने लगे या इंडस्ट्रीज़ में जाके एज अ फैक्ट्री लेबर काम करने लगे। ठीक है, वेज लेबर काम करने लगे, तो उनकी ऑक्यूपेशन में भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर, आप देखो यहाँ पे एग्रेरियन होगा, स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना। एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। ठीक है, आप अगर वहाँ का स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ क्या होती है चीज़ें, कास्ट और क्लास के बेस पे ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, आप अगर किसी गांव में जाते हो तो आप वहाँ पे क्या देखोगे, वहाँ पे कास्ट और क्लास को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, सम होल्ड लैंड्स, जैसे किसी ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ज़मीन लेके रखी है। सम लैंड लेबर्स, और कुछ क्या कर रहे हैं, उसी लैंड पे लेबर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। वुमेन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओनरशिप लैंड। गांव में क्या होता है, औरतों को अधिकार नहीं होता है कि वो ज़मीन पे क्या करें। जो एग्रीकल्चर लैंड है, घर का तो बात नहीं हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर वुमेंस का कोई भी राइट नहीं होता है, उनको हक नहीं मिला होता है, उनको ओनरशिप नहीं मिली होती है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर की किस तरीके से वहाँ पे लैंड होल्डिंग को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि किसके पास कितना कितना सेक्टर होगा। इसमें बोल रहा है मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मीडियम और लैंड ओनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। कुछ होते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, उस पर लेबर्स की तरह वर्क करते हैं। और कुछ होते हैं टीनेंट्स। ठीक है, जो एज अ मतलब जो वहाँ पे ऊपरी जो काम होता है उसकी तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, और ये इनके जो ये वर्क होते हैं, ये वर्क भी किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। मतलब बोला जाता है जिनके पास लैंड ओनरशिप ज़्यादा है वो बहुत अपर कास्ट के हैं। ठीक है, जो लेबर्स हैं वो मिडिल क्लास के हैं, जो टीनेंट्स हैं वो लोअर कास्ट के हैं। तो इस तरीके से हायरार्की में क्या किया जाता है, इन लोगों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कास्ट। लैंड होल्डिंग इज ग्रेटर दैन कास्ट। ठीक है,
नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक चीज़ देखा कि सिर्फ जैसे कि अपर कास्ट में कौन लोग आते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अपर कास्ट में ब्राह्मण्स आते हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे सही एग्जैक्टली फिट नहीं हो रही थी कि ब्राह्मण के पास सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग हमें किसके पास देखने को मिल रही थी, क्योंकि क्षत्रिय के पास देखने के लिए मिल रही थी। और ये बात एम.एन. श्रीनिवास ने भी बोली है, क्योंकि वो लोग क्या थे, एक डोमिनेंट कास्ट है। ठीक है, मतलब डोमिनेंट कास्ट क्या हो जाते हैं, जब उनकी नंबर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के पास ज़्यादा लैंड थे तो वो लोग एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए। जब डोमिनेंट ग्रुप बन गए तो उनको उसी कास्ट से जानने लगा गया कि क्या हुआ, क्षत्रियों के पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स कब कब हुआ, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या था, जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड रहते थे, जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, और रैयतवाड़ी सिस्टम था। ठीक है, इसमें 3 सिस्टम्स थे, मतलब फार्मर्स बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड होते थे जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम से। ठीक है, ये चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर चैप्टर में कवर नहीं कर सकते हो। ये सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम्स आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है। या तो आप हिस्ट्री, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। या आप आपका सोशलॉजी है अगर क्लास 12 में, तो ऑफकोर्स सी बात है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री भी होगा, तो उसमें आपको रैयतवाड़ी और ज़मींदारी सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा, तो आपको यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। फिर ये चीज़ों से वो लोग कॉलोनियल पीरियड में क्या थे, ऑप्रेस्ड थे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या उनको कुछ रिलीफ मिला। 1950 to 1970 सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स वाज पास्ड, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जो 1950 टू 1970 का टाइम पीरियड रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म क्या था कि जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। टेनेंसी एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, वहाँ पे टेनेंसी एबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट लाया गया। लैंड सीलिंग एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट, उसमें लैंड सीलिंग एक्ट भी क्या था, प्रेजेंट था। आपको इन एक्ट्स के बारे में काफ़ी अगर डीपली पढ़ना हो, उतनी ज़रूरी नहीं है, हिस्ट्री में ज़रूरी है, तो आप विकीपीडिया पे गो थ्रू कर सकते हो। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखो, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा था HIV सीड्स एंड ऑल के थ्रू, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए जा रहे थे ताकि उसकी क्या हो, ग्रोइंग क्या कैपेबिलिटी अच्छी हो, वहाँ पे फ्रूट्स अच्छे हों, वेजिटेबल्स अच्छे हों, फ्लावर्स अच्छे हों। ठीक है, उनको जो वो एक क्लास था, एग्रीकल्चरल क्लास था, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा रहा था ताकि उनको किसी भी चीज़ के लिए क्या होना पड़े, डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वर बेनिफिटेड, जो बेनिफिट्स हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही थी, ठीक है, जो सब्सिडीज़ वो प्रोवाइड कर रही थी, HIV सीड्स वो प्रोवाइड कर रही थी, तो उनका इम्पैक्ट और उसका जो बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम और लार्ज फार्मर्स को देखने को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पुअर लेबर्स थे, पुअर एग्रीकल्चरर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, वो लोग इतने एबल नहीं थे कि वो लोग क्या कर सकते, HIV सीड्स या उतनी महंगी महंगी पेस्टिसाइड्स ये सब खरीद सके, तो उसका बेनिफिट भी हमारे मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ही हो रहा था। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन रूरल सोसाइटी, तो ये एक सॉल्यूशन की तरह गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी को और बढ़ा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी रूरल सोसाइटी में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया। पेमेंट अगेन कैश, ठीक है, पहले क्या था, पेमेंट किस चीज़ में किया जाता था, ग्रेन्स में किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा, पेमेंट कैश में होने लगा। फ्री वेज लेबर एक्ट लाया गया कि वेज लो लेबर्स को वेज मिलेगा ही मिलेगा। लूजिंग ऑफ हेरिडिटरी रिलेशनशिप फॉर पैट्रनेज टू एक्सप्लॉयटेशन, जन विरासमान, ठीक है, जो एक हेरिडिटरी रिलेशनशिप था कि जो अमीर है उसी का बेटा उसी का, वो सिस्टम को क्या किया गया, हटाया गया। कमर्शलाइजेशन लाया गया, ठीक है, कि हर चीज़ें बिकेंगी, मार्केट्स होंगे, लोग अपने ओपन मार्केट्स में आएंगे, चीज़ों को बेचेंगे, जो ज़्यादा अच्छा दाम देगा उससे वो बेच सकते हैं।
रूलर स्ट्रक्चर्स वर अल्टर्ड बाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूलर एक जो स्ट्रक्चर चला रहा था उस स्ट्रक्चर को बदला गया, अल्टर किया गया, किसके थ्रू? एग्रीकल्चरल में डेवलपमेंट ला के, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चेंजेस हुई, जैसे कि हायर एजुकेशन हुआ, ठीक है। बहुत एजुकेशन को बढ़ाया गया, हायर एजुकेशन दी गई, कॉलेजेस खोले गए, वाइट कॉलर ऑक्यूपेशन दिया गया, ठीक है। ऑक्यूपेशन काफ़ी अच्छे हो गए। यूपी बिहार लेस चेंज, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार में देखोगे तो इसमें काफ़ी कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन केरला में आप देखोगे तो एक डिफरेंट फेस था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, काफ़ी चेंजेस थे। इससे क्या हुआ, इससे एक्सपेंशन ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, ठीक है, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे मिडिल क्लास का जो था वो ज़्यादा बढ़ने लगे, अर्बन एक्सपेंशन होने लगा। सर्कुलेशन ऑफ लेबर, अब क्या हो गया, जो लेबर होने लगे वो सर्कुलेट होने लगे, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर की भी खरीद बेच होने लगी, ठीक है। उनका दाम होने लगा कि भाई 250 एक दिन का, 200 एक दिन का, उनको इंडस्ट्रीज में ले जाया गया, उनकी सेलिंग परचेसिंग होने लगी। माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर्स लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जो माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए जाते थे, उनकी जॉब सिक्योरिटी बहुत रिस्क में होती थी, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई परमानेंट जॉब तो होती नहीं थी। वो एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रहे हो तो उनको ये रिस्क होता था कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, देन आफ्टर उनको जॉब सर्च करना पड़ेगा। इसीलिए इसको फूट लूज लेबर भी कहा जाता है, जो जेन ब्रीमेन ने कहा है, ठीक है। फूट लूज लेबर की एक जगह टिके ना रहे, उनके फुट्स एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, इधर उधर करते ही रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब आया तो उससे क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ी, ठीक है। एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जो मल्टीनेशनल्स आने लगी और जो उनको डिमांड था कि वो क्या चीज़ें परचेस करेंगी, वही चीज़ें क्या होने लगी, उगाई जाने लगी। तो इसका भी ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। इसके वजह से क्या हो गया, सुसाइड बढ़ने लगे, ठीक है। सुसाइड, जैसे कि हमारे इमाइल ढरकिम ने बताया था कि सुसाइड एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉज था, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।